हो गया। नील बोहर एटॉमिक मॉडल, सही। वैसे तो हमने इसको लास्ट वीक शुरू किया था, लेकिन वो बिल्कुल ही क्लास के एंड में शुरू किया था, तो 2 ही पोस्टुलेट हम पढ़ पाए थे, तो हमने इसको कंप्लीटली आज हम वापस से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल में, सही। अब सबसे पहले, क्योंकि अब ये हमारे पास कब आया था भाई, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद आया था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो भी वीकनेस थी, उस वीकनेस के ऊपर नील बोहर ने ज्यादा काम किया हुआ है, सही है। तो वो चीजें हम यहाँ पे ज्यादा हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो भाई ये है हमारे पास नील बोहर, सही। इन 1913 नील बोहर जो कि हमारे पास एक डैनिश फिजिसिस्ट थे, सही है, उन्होंने जो है वो एक दूसरा, सही है, एक एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या किया था, क्या नाम है अपना, पेश किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसका एटॉमिक मॉडल है, सही, इसकी 2 खसूसियात थी, सही। एक नंबर 1 तो सबसे पहली चीज, रिमूव रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ वीकनेस थी, सही है, जिसको करेक्ट किया था नील बोहर ने। तो फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ऑब्सोलीट करके जो है वो फिर नील बोहर एटॉमिक मॉडल को क्या नाम है, सजेस्ट किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसके दूसरा काम है वो है स्पेक्ट्रम्स के ऊपर, सही। यानी कि जो हमने बात कही थी ना कि भाई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या फिर क्या नाम है, लाइन स्पेक्ट्रम, तो वो जो स्पेक्ट्रम वाला जो पॉइंट था वो क्लियर किया था किसने, नील बोहर ने, जिसको हमने डिफेक्ट्स पे भी डिस्कस कर लिया है। अब उसके कुछ मेजरली चीजें जो है वो हम इसके पोस्टुलेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या नाम है, नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, सही, 1913 में पेश किया गया, सही है, नील बोहर ने पेश किया था, जो कि डैनिश फिजिसिस्ट थे। और इसका जो मेजर वर्क था वो ये था कि इसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को करेक्ट किया था और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को इसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। तो अब जल्दी से जो है वो हम देख लेते हैं कि भाई इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं, सही, जो कि इसने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर शामिल किए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई पोस्टुलेट्स। तो भाई पहला पोस्टुलेट हमारे पास है, द एटम हैज फिक्स्ड ऑर्बिट in which negatively charged electron is revolving around the positively charged nucleus, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात सीखी थी कि भाई जो हमारे पास एटम है उसके अराउंड कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शेल्स, सही। तो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स या फिर शेल्स होते हैं, सही, जो कि क्या, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं भाई, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सही। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने जो है वो अपने फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर समझाई। अब जैसे कि हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि भाई ये जो हमारे पास बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस है, इसके अराउंड आपको कुछ सर्कुलर शेल्स एंड ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, और उसके अंदर आपको ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है भाई। तो पहला पोस्टुलेट तकरीबन वही बात जो कि हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर भी देखने को मिली थी, सही। इसके बाद अगर हम बात करें इसके सेकंड पोस्टुलेट की, तो वो हमारे पास क्या है भाई, these orbit possess certain amount of energy which are called shells and named as KLMN shells, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको ये बात लास्ट क्लास में जब ये 2 पोस्टुलेट हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर मैंने आपको समझाई थी कि भाई ये जो हमारे पास शेल्स होते हैं, सही, ये जो हमारे पास शेल्स होते हैं इनकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, सही। इनकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है। जैसे कि भाई अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इसके फर्स्ट शेल की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके फर्स्ट शेल की बात करता हूं तो फॉर सपोज, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि भाई एनर्जी इनकी जूल में नहीं होती, मैंने ऐसी यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई फॉर सपोज कि भाई यहाँ पे जो फर्स्ट शेल है, सही, फर्स्ट शेल, अब फर्स्ट शेल है तो इनको हम डेजिग्नेट करते हैं KLMN शेल से, ठीक है ना। तो फर्स्ट शेल है तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा K शेल, ठीक है। तो फर्स्ट शेल का नाम होगा K शेल। अब हम सपोज करते हैं कि भाई K शेल की जो एनर्जी है वो कितनी है भाई, 10 जूल की एनर्जी है। तो भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, सही, उनकी एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए, 10 जूल ही होनी चाहिए। अगर हमारे पास फर्स्ट शेल यानी कि K शेल की एनर्जी 10 जूल है तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन आपको रिवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है इसकी एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए भाई, 10 जूल की होनी चाहिए। अगर 10 जूल की होगी तभी वो इस ऑर्बिट के अंदर रह सकता है, अदरवाइज वो इस ऑर्बिट में नहीं रह सकता, ठीक है। 10 जूल, ये मैंने बेटा आयान आपको एक एनर्जी, एक हाइपोथेटिकल बताइए, एक एग्जांपल दी है। वैसे तो इसकी एनर्जी जूल में नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर होती है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैंने इसको कॉमन यूनिट के अंदर रखा हुआ है, सही। तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि भाई फर्स्ट शेल की यानी कि K शेल की जो एनर्जी है वो 10 जूल है, सही। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए, 10 जूल की होनी चाहिए।
अब अगर फॉर सपोज हम ये सपोज करते हैं कि भाई इसके बाद ये जो हमें सेकंड ऑर्बिट नजर आ रहा है, इस सेकंड ऑर्बिट यानी कि पहला ऑर्बिट तो होता है के शेल, सही आ गया हमारे पास के शेल, दूसरा ऑर्बिट होता है हमारे पास एल, तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा ऑर्बिट है एल शेल, ठीक है, इसकी एनर्जी हम कंसीडर करते हैं कि भाई इसकी एनर्जी है 20 जूल, क्योंकि आप जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे उतना ज्यादा जो हमारे पास क्या नाम है एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कम होगी, उससे ज्यादा उससे उसके बाद वाले की होगी। हाँ ये कंसीडर की हुई है मैंने, ऐसी एग्जांपल के तौर पे कंसीडर की हुई है, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, उसके बाद वाले की जो एनर्जी है उससे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद वाले की एनर्जी उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, और जब उससे बाहर होगा ऑर्बिट उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आप ऑर्बिट्स में जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई के शेल जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी कम होती है, फिर उसके बाद जो एल शेल आता है जो कि उसके ऊपर होगा, सही, उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी है, 20 जूल की। तो भाई फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे ना, फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, 10 जूल होनी चाहिए, और जो सेकंड शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 जूल होनी चाहिए, सही है। तो अगर फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल है तो वो फर्स्ट शेल में रहेगा, अगर सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 जूल है तो वो 20 जूल में ही रहेगा। अगर ये अपनी एनर्जी को तब्दील करते हैं तो फिर ये अपनी एनर्जी के मुताबिक अपने ऑर्बिट्स को भी क्या करेंगे, तब्दील करेंगे, सही। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर कहीं से मैं क्या करता हूं कि 10 जूल की एनर्जी को और ऐड कर देता हूं, सही। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी पहले से ही 10 जूल थी, अब 10 जूल मैंने और डाल दी, तो बताओ कितनी जूल इसकी एनर्जी हो गई, बताओ जल्दी से, शाबाश शाबाश बताओ भाई, 20 जूल हो गई फातिमा, वेरी गुड, सही। तो अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से 10 जूल थी, तो ये के शेल में आराम से रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसके अंदर 10 जूल और ऐड कर दी तो अब इसकी एनर्जी टोटल कितनी हो गई बेटा, 20 जूल हो गई। तो अब ये के शेल के अंदर नहीं रह सकता, सही। अब ये जंप करके कहां चले जाएगा, अब ये जंप करके चले जाएगा कहां पे, एल शेल में, सही। क्यों, क्योंकि अब उसकी एनर्जी हो गई है 20 जूल, और 20 जूल वाला जो शेल है वो एल शेल है, वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा, ठीक है ना। तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाएगा, क्योंकि अब उसकी एनर्जी के शेल वाली नहीं रही, बल्कि अब उसकी एनर्जी किसकी हो गई है भाई, एल शेल की हो चुकी है, सही। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं तो वो अपने एनर्जी लेवल्स को शिफ्ट भी करते हैं, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। इसी तरीके से इसका उलट भी होता है, यानी कि अगर कोई हायर ऑर्बिट पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो एनर्जी को क्या कर दे, लूज कर दे, अगर वो एनर्जी को क्या कर दे बेटा, लूज कर दे, तो फिर क्या होगा कि वो हायर ऑर्बिट से फिर वो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, सही है ना। तो क्लियर हुई यहाँ पे ये बात, ये जो पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, दिस ऑर्बिट possess certain amount of energy, तो वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है और उसी एनर्जी के मुताबिक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी होगी वो उतनी ही एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर रह सकते हैं। क्लियर हुई बात, यहाँ पे कोई मसला इसके अंदर बच्चों है भाई, एनीवन? तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है वो ये है भाई, क्लियर। अब चलते हैं हम आपके जो नए पॉस्टुलेट हैं, 2 पॉस्टुलेट हो गए, सही। अब हम यहाँ पे शुरू करें भाई तीसरा पॉस्टुलेट, ठीक है भाई। तो तीसरे पॉस्टुलेट के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर, सही है। इंटीजर नंबर्स को कहते हैं, सही है, यानी कि हमारे पास जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको हम इंटीजर वैल्यू से जो है वो क्या नाम है, डेजिग्नेट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, सही। यानी कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसको हम n इज इक्वल टू 1 कहेंगे, सही है। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्बिट है तो इसमें n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट है तो इसको हम n इज इक्वल टू 3 कहेंगे, और जो हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट है इसमें n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोहम्मद आयान ये पूछ रहे हैं कि सर ये n क्या है, तो भाई n जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, शेल को, सही है। यानी कि n की जो वैल्यू है, सही है, n की जो वैल्यू है, सही, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये शेल को रिप्रेजेंट करती है, सही है। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू बेटा, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि के शेल, सही है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगी एल शेल को। इसी तरीके से अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, के एल
एम शेल को। सही है, तो इस तरीके से आप जब क्या नाम है एन की वैल्यू सही अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो वैसे वैसे आपके जो शेल्स हैं वो भी क्या होते जाएंगे भाई, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एन रिप्रेजेंट करता है शेल को। तो एन की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे हम किस शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इनका नाम भी होता है, ये जो एन है ना, ये जो एन जो हमारे पास नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारे पास शेल हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। सही है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है, n सही, n की जो ये जो नंबर्स होते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, जैसे बोलेंगे भाई n का नंबर 1 है, n का नंबर 2 है, n का नंबर 3 है, तो ये जो n नंबर है इसको हम कोई नाम तो दें, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्वांटम नंबर। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई क्वांटम नंबर जो होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मेरे पास क्वांटम नंबर सही क्वांटम नंबर 3 है, क्वांटम नंबर 3 है तो शेल कौन सा होगा बताओ, क्वांटम नंबर 3 है तो शेल कौन सा होगा, एम शेल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त होगी बात। सही है, तो आपको समझ में आ गया भाई कि क्वांटम नंबर जो होते हैं यानी कि 1 2 3 4 ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी क्वांटम नंबर होगा यानी कि जो भी एन की वैल्यू होगी, इससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस शेल की बात की जा रही है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे कोई मसला इसके अंदर भाई है भाई, एनी प्रॉब्लम? ओके, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, अच्छा जी, आज माशाल्लाह से आज वैसे संडे है और माशाल्लाह से संडे की क्लास में आप लोग इतनी अच्छी जो है वो स्ट्रेंथ के साथ बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस ऐसी तरह से जो है वो आप मेहनत करते रहा करो। ठीक है, ओके भाई, अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है पॉस्टुलेट में हम मूव करते हैं। द नेक्स्ट पॉस्टुलेट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट कंटिन्यूसली। सही है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट continuously but they not emit or absorb energy, but they not emit or absorb energy। अब जो हमारे पास वो था ना, क्या नाम है, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने ये बोला था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स से वो इन ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या करता रहेगा भी, रिवॉल्व करता रहेगा। इस तरीके से सेकंड ऑर्बिट के अंदर अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। सही, और क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली जो है वो लूज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने इस पॉस्टुलेट के अंदर नील बोहर ने ये बात बताई, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड अ पर्टिकुलर ऑर्बिट कंटिन्यूसली। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व तो करते हैं। तो भाई हमारे जो रदरफोर्ड भाई थे उन्होंने जो बात हमें बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के ऊपर रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली, ये बात तो सही थी, लेकिन उनका ये कहना कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली जो एनर्जी है उसको इमिट करते हैं। सही, उसको इमिट करते हैं या फिर कंटिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये बात गलत है। सही, क्योंकि हमने लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जब डिफरेंस समझा था तो उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई डिफेक्ट था कि भाई जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, एटम से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होते। अगर वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते तो उसका मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज कर रहा है, इमिट कर रहा है। सही, लेकिन हमें एटम से मिलने वाले जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ जो प्रोसेस होता है एमिशन का वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वहां पे कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस या गेन नहीं होती। सही है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व तो करता है लेकिन एनर्जी को इमिट और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली नहीं करता। सही है, तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे नील बोहर ने अपने पॉस्टुलेट में हमें समझाया। ठीक है भाई, तो ये दोनों जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। सही है, तो नए पॉस्टुलेट की तरफ जाएंगे, तो इसके अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से डिस्कस कर लें ताकि फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, असम परवेज बोलने में नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलीबा ने भी बोल दिया। ठीक है, जितने बच्चे बैठे हुए जल्दी से बस ओके ओके लिख दिया करें ताकि मुझे समझ में आ जाए बस। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। ठीक है, अब पी का मतलब क्या है भाई, ये
है सुनैना फरीद, पी का मतलब क्या, ओके बोला है मैंने, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये वाला जो 2 पॉइंट्स है ये हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्लियर। तो अब जल्दी से जो है वो हम चलते हैं किसकी तरफ भाई, आशिर, आशिर बोले एक दफ़ा सर दोनों को रिवाइज करा दिया, थर्ड पॉइंट को, पॉइंट बताओ मुझे, सही है, ये वाले पॉइंट को बताना है पहले या दूसरे को, बताएं जल्दी से। है भाई आशिर, पहले वाले को बताना है या फिर दूसरे वाले को बताना है, जल्दी से। आशिर गए, आशिर वेयर आर यू, दूसरा ठीक है। तो भाई आशिर देखो यहाँ पे जो बात लिखी है ना, क्या लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर, सही है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट कंटिन्यूसली, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी, यही बात नील बोहर भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन शेल्स के अंदर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये वाली बात क्लियर है। अब उसने आगे बताया कि बट दे आर नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट कंटिन्यूसली नहीं करते, सही है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था इसके अंदर एक तो कंटिन्यूसली रेवोल्यूशन की बात की गई है और दूसरा ये बात बताया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को अगर रिलीज कर रहे हैं यानी कि इमिट कर रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता। तो ये आपकी बात समझ में आ गई बेटा, ओके। आजिब आपका फर्स्ट पॉइंट भी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो अब आजिब ने बोला फर्स्ट पॉइंट भी बता दे, तो मैं फर्स्ट पॉइंट भी एक दफा रिव्यू करवा रहा हूं, ठीक है। तो आजिब फर्स्ट पॉइंट जो था ये था किसके हवाले से, क्या नाम है, शेल नंबर के हवाले से, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट के अंदर ये पढ़ा कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है इसको हम के, दूसरा शेल एल शेल से, तीसरा शेल एम शेल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम क्या नाम है सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने उसकी नंबरिंग के हवाले से पढ़ा था कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास शेल के जो नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं किससे, एन से। कि अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू क्या है बेटा 1 है तो ये किस शेल की बात हो रही है, के शेल की बात हो रही है। अगर n की वैल्यू 2 है तो किस शेल की बात हो रही है, एल शेल की बात हो रही है। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये किस शेल की बात हो रही है, एम शेल की बात हो रही है। सो हियर n रिप्रेजेंट शेल, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n की वैल्यू को देख के हम ये बता सकते हैं कि हम यहाँ पे किस शेल की बात कर रहे हैं। अब इस n का एक नाम भी होता है, n का नाम क्या होता है भाई, क्वांटम नंबर, सही है। n को हम क्या बोलते हैं भाई, क्वांटम नंबर कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बोले भी क्वांटम नंबर किसी का 1 है तो इसका मतलब हम वहां पे के शेल की बात कर रहे हैं। क्वांटम नंबर 2 है तो इसका मतलब हम यहाँ पे एल शेल की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे क्वांटम नंबर्स को देखते हुए यानी कि n की वैल्यूज को देखते हुए शेल्स को बता सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा सही है, सही है। तो अब यहाँ पे अब n के अगर हम बात करें तो के एल एम एन, n का हमारे पास क्या होगा कि n की वैल्यू 4 हो जाएगी, सही है ना। तो असलम परवेज ने अच्छा जवाब भी दे दिया, वेरी गुड असलम, जबरदस्त। अच्छा ओके ओके 4 हो जाएगी ना, 4, ठीक है, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट है हमारे पास ये है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये दोनों पॉइंट्स एक साथ ही समझेंगे हम, तो दोनों को देखिएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल E1 टू हायर एनर्जी लेवल E2 इट एब्जॉर्ब एनर्जी, सही है। अब इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है वो फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी क्लियर किया है और यहाँ पे वो आपको मदद करेगा आसानी से समझने के लिए। अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, फर्स्ट ऑर्बिट की, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा 1 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, के शेल की, सही। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बात बताई थी कि भाई जो के शेल है, के शेल हो या एल शेल हो या एम शेल हो, हर शेल की एक अपनी एनर्जी होती है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाया था कि भाई यहाँ पे हम सपोज करते हैं जो के शेल है, के शेल इसकी एनर्जी है हमारे पास कितनी, 10 जूल। ऐसे हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि इसकी एनर्जी कितनी है भाई 10 जूल। और जो हमारे पास यहाँ पे एन शेल है, एन शेल, सही है, इसकी एनर्जी जो है, सही है, अच्छा एन शेल बोल रहा हूँ भाई, एल शेल जो है, सही है, इसकी एनर्जी हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं भाई कितनी है 20 जूल है, सही। इसकी एनर्जी हम क्या अज्यूम कर लेते हैं भाई 20 जूल है। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए भाई
10 जूल ही होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी ऑफ शेल और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। सही। इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि एल शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, सही, तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए भाई? 20 जूल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी अगर 20 है तो उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी 20 होनी चाहिए। अब यहां पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है, सही है। तो यहां पे हमारे पास ये बात लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट शेल है ये लोअर होगा, क्योंकि ये सबसे नीचे है ना, तो ये हमारे पास ये लोअर शेल है, तो इसकी एनर्जी को हम बोल देते हैं E1। और ये जो हमारे पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल से ये हमारे पास क्या नाम है, हायर ऑर्बिट होगा, क्योंकि ये क्या नाम है इसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी को हम बोल देते हैं क्या? E2। तो यहां पे यही बात हमारे पास लिखी हुई है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसके लिए इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, यानी कि एनर्जी को गेन करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 10 जूल वाला इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है। अब फॉर सपोज क्या होता है कि ये कहीं से ये एनर्जी को गेन करता है। अब एनर्जी गेन करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं कि भाई एनर्जी गेन होती है फोटॉन्स के जरिए। फोटॉन्स क्या होते हैं? सही है, इधर मैं इसको यहां पर बता दूं भाई, ये हमारे पास क्या है, छोटा सा एक फोटॉन है। फोटॉन क्या होता है भाई? फोटॉन कहलाता है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या कहलाता है भाई? पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। ये किस में मौजूद होता है? लाइट रेस के अंदर मौजूद होता है, कि जब लाइट रेस किसी भी सोर्स से आ रही होती हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटॉन कहते हैं, ये उसकी सूरत में आ रही होती हैं। सही। तो फोटॉन क्या है? एक छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर क्या मौजूद होती है भाई? एनर्जी मौजूद होती है। अब मैं यहाँ पे अज्यूम ये करता हूं कि भाई इस फोटॉन के अंदर जो एनर्जी है ये कितनी है भाई? 10 जूल की एनर्जी है। सही, ये 10 जूल की एनर्जी है। ये कहीं से आ रहा है भाई, कहीं से लाइट सोर्स के जरिए ये फोटॉन एमिट हो रहे हैं, और वो एमिटेड जो फोटॉन है ये आ रहा है भाई, आया 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 आया, और ये हिट करता है किसको? इस इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। उस फोटॉन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उस फोटॉन के अंदर जो एनर्जी थी वो थी 10 जूल की। कितनी थी बेटा? 10 जूल की एनर्जी थी। और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी थी? 10 जूल की थी। तो 10 + 10 हो गया कितना? 20। सही। तो यहां पे 10 जूल फोटॉन को जब 10 जूल वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 20 जूल। तो क्या अब वो उस ऑर्बिट में रह सकता है कि जिसकी एनर्जी 10 जूल है भाई? है, जिसकी एनर्जी 10 जूल है, क्या वो उस ऑर्बिट में रह सकता है? नहीं रह सकता। सही। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो 10 जूल है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो चुकी है बेटा? 20 जूल हो चुकी है। तो अब यहां पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके ऊपर वाले यानी कि हायर ऑर्बिट के अंदर चले जाएगा। सही, यानी कि अब ये चले जाएगा एल शेल में, जिसकी एनर्जी हमारे पास कितनी है? 20 जूल की है। ठीक है भाई। अयाल एक दफा और मैं आपको दोहरा देता हूं कि भाई हमारे पास जो शेल्स हैं इनकी एक सर्टेन एनर्जी होती है। जैसे कि फर्स्ट शेल है तो उसकी एनर्जी 10 जूल हो जाएगी, और अगर सेकंड शेल है तो उसकी एनर्जी 20 जूल हो जाएगी। ये हाइपोथेटिकली हमने कंसीडर की हुई है। ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी शेल की एनर्जी से मैच होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी 10 जूल होनी चाहिए अगर वो फर्स्ट शेल में मौजूद है, क्योंकि फर्स्ट शेल की एनर्जी भी 10 जूल होती है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 20 जूल होनी चाहिए, क्योंकि 20 जूल की एनर्जी को हमने कितना अज्यूम किया हुआ है? 20 जूल अज्यूम किया हुआ है सेकंड शेल की एनर्जी को। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि फॉर सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है, सही, ये इलेक्ट्रॉन किसी फोटॉन, यानी कि फोटॉन का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का पैकेट होता है, यानी कि एक पैकेट में आप एनर्जी भर दो, वो एक फोटॉन कहलाएगा। सही। ये कहां मौजूद है? ये लाइट रेस के अंदर मौजूद होते हैं। सही। अब यहां पे क्या है कि भाई ये जो फोटॉन है अगर ये कहीं से आया और ये आके टकरा गया इस इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब फोटॉन एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होगा कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो 10 जूल थी। सही है। अब फोटॉन की एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 10 जूल हो जाएगी। तो 10 + 10 कितना हो गया?
कितना हो गया आयान बताओ, 20 हो गया है भाई आयान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई भाई, एनर्जी जो है वो 20 जूल हो गई। तो क्या अब ये इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा कि जिसकी एनर्जी 10 जूल है भाई? क्या ये अब उस ऑर्बिट में रहेगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके चले जाएगा किसके अंदर, उस ऑर्बिट में कि जिसकी एनर्जी 20 जूल है, यानी कि हायर ऑर्बिट के ऊपर, हायर ऑर्बिट में चले जाएगा। सही है? तो यही बात भाई यहां पे लिखी हुई है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी E1, लोअर एनर्जी E1 टू हायर एनर्जी लेवल E2, हायर एनर्जी लेवल E2 यानी कि ऊपर वाले ऑर्बिट में अगर चले जाता है, तो उसके लिए उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सही है? उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा बेटा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अच्छा फातिमा आप सेकंड पॉइंट समझ लो, उससे आपको फर्स्ट पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, अब यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये जंप करके सेकंड ऑर्बिट के अंदर आ चुका है। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये कितनी है भाई, ये है हमारे पास 20 जूल, क्योंकि 10 इसकी पहले की थी। सही है? और 10 इसने जो है वो यहाँ पे क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो 10 पहले का था, 10 एब्जॉर्ब किया, तो 10 प्लस 10 हो गया था 20, तो ये चले गया 20 जूल वाले ऑर्बिट में, यानी कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हमारे पास क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सही, ये ज्यादा देर तक एनर्जी को अपने अंदर नहीं रखता। सही, ये क्या कर देता है, उसको लूज कर देता है, यानी कि इमिट कर देता है। तो अभी जब ये नीचे से ऊपर आया था तो इसने 10 जूल की एनर्जी क्या की थी बेटा, एब्जॉर्ब की थी, एब्जॉर्ब की थी। अब जब ये हायर ऑर्बिट में आया तो वो क्या करेगा कि थोड़े से टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद क्या करेगा कि उस एनर्जी को ये क्या कर देगा, लूज कर देगा, यानी कि वो जो 10 जूल वाली एनर्जी इसने फोटोन से ली थी उस एनर्जी को ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो ये जो फोटोन जो इसने एब्जॉर्ब किया था, जब ये नीचे से ऊपर आया तो ऊपर आके कुछ टाइम के बाद ये उस फोटोन को क्या कर देगा भाई, रिलीज कर देगा। और जैसे ही ये अपने अंदर से 10 जूल की एनर्जी निकाल देगा तो बताओ वापस से इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, है भाई? जब 20 में से 10 निकल गए तो अब बताओ कि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, है भाई? 10 जूल हो जाएगी। तो अब ये वापस से क्या करेगा, ये वापस से जंप करके हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। सही है? हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, तो उसके लिए उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, यानी कि अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है ताकि वो ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाए। और जब वो ऊपर वाले ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो वो ज्यादा देर तक उस एनर्जी को अपने अंदर नहीं रखता, बल्कि क्या कर देता है, निकाल देता है। तो जब वो उस एनर्जी को निकाल देगा, यानी कि इमिट कर देगा, तो उसकी एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है? तो फिर वो हायर ऑर्बिट से कहां पे आ जाएगा, वापस से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। सही है? तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ता है भाई, लूज करना पड़ता है। सही? तो दो चीजें आपने इन दो पोस्टुलेट के अंदर याद रखनी है कि अगर लोअर ऑर्बिट से, सही, ई का मतलब है एनर्जी, सही है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर हमें लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाना होगा बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना है तो क्या नाम है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को कम करना होगा बाय इमिशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को निकाल देगा तो उसकी एनर्जी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। सही है? तो दो चीजें याद रखनी है, नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है और ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी को लूज करना है। ठीक है, तो यहां पे ये दो बातें क्लियर हैं, जल्दी से इसको देख लें और बताएं मुझे, शाबाश, जल्दी जल्दी बता दे भाई। ओके फातिमा बेटा, ये बात आपके क्लियर हो गई, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। और बच्चे हो गया, असलम परवेज, असलम परवेज आप पहली बार आए हो ना क्लास में? पहले मैंने शायद आपका नाम नहीं देखा है, पहली क्लास है आज आपकी? ओके ओके, सही है। आयदा तंजीर को भी समझ में आ गया है और सुरैना फरीद को भी आ गया है। ओके आजिब बेटा, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ठीक है, वेरी गुड हो गया। अच्छा जी, तो हाँ भाई, हाँ असलम आपसे ही पूछ रहा था। असलम
आपका नाम शायद मैंने पहली दफा देखा है। ओके ओके, चलें चलें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये 2 पॉइंट्स जो है सही जो है वो हमारे पास क्या हो गए हैं भाई, क्लियर हो गए हैं, है भाई। तो अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सही है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, इसलिए बच्चों ने जब 2 बार भी बोला ना, मैंने 2 बार समझा दिया आपको, ठीक है, क्योंकि यही असल चीज़ है जो कि आपको आगे भी काम आएगी, सही है ना। कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको जो है वो हमने बहुत अच्छे से समझना होगा। ये आप जब हायर लेवल पे भी जाओगे ना, जैसे कि फर्स्ट ईयर पढ़ोगे, सेकंड ईयर पढ़ोगे, तो उसमें भी आपके बड़े काम आएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया, आयान ले लें स्क्रीनशॉट। ओके हो गया, सही है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट पोस्टुलेट, सही है। अब जल्दी से नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हुए, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है भाई, सही है। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं ना, तो ये पॉइंट जो है हमने पिछले वाले ही के अंदर पढ़ लिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके जो है वो दिखाऊं, सही है। तो यहां पे हमारे पास क्या है भाई कि हमने यहां पे एक चीज पढ़ी थी कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब एनर्जी को गेन कर रहा है, तो ये किस फॉर्म में गेन कर रहा है भाई, फोटोन की फॉर्म में गेन कर रहा है। फोटोन क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। मैंने बताया ना आपको, फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को क्या कर रहा है भाई, गेन कर रहा है। और इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लूज भी करेगा ना, तो ये तब भी इसको फोटोन यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ही क्या करेगा, लूज करेगा। तो फोटोन जो है ये क्या नाम है, क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फोटोन को गेन करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब फोटोन को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो यहां पे हमारे पास, एक मिनट, तो यहां पे हमारे पास जो इसका पहला जो पॉइंट था यहां पे, सही, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। यानी कि जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन होती है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया और उसी वक्त लूज कर दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमने ये चीज देखी है ना कि भाई यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई जो हमारे पास क्या बोलते हैं, जो फोटोन है, तो जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इलेक्ट्रॉन ने उसको गेन कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके फिर वो ऊपर गया, ऊपर कुछ वक्त गुजारा, उसके बाद उसने एनर्जी को लूज किया। तो यहां पे कुछ वक्फा आया, सही है, एनर्जी गेन करने में और एनर्जी लूज करने में कुछ क्या आता है, गैप आता है। तो इसी वजह से यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जो एनर्जी है उसकी इमिशन और एब्जॉर्प्शन में, सही, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सही, यानी कि ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन उसी वक्त फोटोन को लेके उसी वक्त क्या कर दे, रिलीज कर दे, बल्कि इसके अंदर कुछ गैप आता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, कुछ वक्त गुजारता है, फिर फोटोन को रिलीज करता है और फिर नीचे आ जाता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास क्या होगा कि इधर जो है क्या नाम है, कुछ गैप आएगा, जिसकी वजह से ये प्रोसेस एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन और इमिशन होती है, ये एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन या फिर क्वांटम कहते हैं, फोटोन या फिर क्वांटम कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़े। है किसी को इस पॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमने पहले भी मतलब उसके अंदर हमने कर लिया था। आजिफ बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, सही है। हैंड रेज नहीं किया करो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया करो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया करो, ठीक है, मैं उसको पढ़ लूंगा। अच्छा, सुनैना फरीद के समझ में आ गया, फातिमा इरशाद के समझ में आ गया है, और आगे भी और बच्चे बता दें ताकि हम नेक्स्ट पॉसिबल की तरफ आ जाए, ठीक है। अच्छा आजिफ ठीक है, आजिफ बोला रिपीट करा दें, तो रिपीट करा देते हैं। तो भैया आजिफ बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, मैं बनाता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन जो है जब लोअर ऑर्बिट के अंदर होता है, तो अगर ये एनर्जी को, सही, एब्जॉर्ब करना चाहता है, तो ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन की फॉर्म में, सही, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आ जाता है।
कुछ वक्त यहाँ पे गुजारने के बाद ये वापस से उस एनर्जी को, सही, उस एनर्जी को फोटोन की ही फॉर्म में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ आसिफ बेटा, आपसे सवाल है मेरा, सही, कि ये फोटोन को जब इसने एब्जॉर्ब किया, सही, जब फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया और जब फोटोन को इसने रिलीज किया, तो क्या इसके ये जो प्रोसेस था ये कंटिन्यूअस था या फिर इसमें गैप आया, थोड़ा सा वक्त लगा एब्जॉर्ब और इमिट करने में, गैप आया है भाई? क्या ये कंटिन्यूअस था, यानी कि फौरन लेते ही उसने एब्जॉर्ब कर दिया? गैप आया ना, सही। गैप आने का मतलब क्या है कि ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये वाली बात हो गई क्लियर। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि भाई ये जो एनर्जी का एब्जॉर्ब होना और इमिट होना है, ये एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में होता है, एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा या फिर एनर्जी को लूज करेगा तो वो फोटोन की फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपके क्लियर हो गई है भाई? आजिब बेटा, है भाई, कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेना और एनर्जी देना दोनों ही फोटोन की फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, सही है। तो कोई मसला इसके अंदर है भाई? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट में। ओके, हो गया, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? द डेल्टा ई डिफरेंस, यानी कि ई का मतलब है एनर्जी, ठीक है। द डेल्टा ई डिफरेंस इज एनर्जी ऑफ हायर E1 एंड लोअर E2 एनर्जी लेवल, सही है। अब समझा रहे, सबर करो, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखें, जब भी आप ये वर्ड देखो ना, ये डेल्टा आपको जहां भी बना हुआ नजर आए, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, सही। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस या फिर चेंज, ठीक है भाई। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई, अगर हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी एनर्जी को हमने क्या अज्यूम किया जाता है भाई? फर्स्ट ऑर्बिट है हमारे पास E1, फर्स्ट ऑर्बिट है E1, इसकी एनर्जी को क्या अज्यूम किया था हमने? बोलो बेटा, सही। इसकी एनर्जी को क्या अज्यूम किया था? 10, सही। क्या अज्यूम किया था भाई? 10 जूल अज्यूम किया था, ठीक है। और जो दूसरा ऑर्बिट है हमारे पास E2, सही है। E2 जो दूसरा ऑर्बिट की एनर्जी है E2, उसको हमने क्या अज्यूम किया था भाई? 20 जूल अज्यूम किया था। क्या अज्यूम किया था भाई? 20 जूल अज्यूम किया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम मैं आपसे ये पूछूं कि भाई पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी में कितना डिफरेंस है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? है भाई, पहले ऑर्बिट की एनर्जी में और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी में कितना डिफरेंस है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? सही है भाई, सब बच्चे बोल रहे हैं 10-10, ठीक है। तो यहाँ पे फातिमा ने भी बोल दिया, सुनैना ने भी बोल दिया, असलम परवेज ने भी बोल दिया, अयान ने भी बोल दिया कि भाई सर, पहले एनर्जी में और दूसरे एनर्जी में कितना डिफरेंस है? सही भाई, 10 जूल का डिफरेंस आ रहा है। अब ये आपको कैसे पता चला भाई? आपने क्या किया, आपने दिमाग के अंदर ये किया कि भाई आपने जो 20 था उसमें से 10 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या आंसर आया भाई? 10 जूल जो है वो आपके पास आंसर आया। तो बेसिकली आपने किया क्या भाई? 20 क्या था भाई हमारे पास? E2, सही है। आपने E2 में से माइनस कराया 10 क्या था भाई हमारे पास? E1 था, E1, सही। तो E2 में से आपने E1 को क्या कराया? माइनस कराया, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ? जब E2 में से E1 को माइनस किया तो आपको यहां पे क्या पता चल गया? इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस पता चल गया। और डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि द चेंज, सही, द चेंज या फिर द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट E1 एंड लोअर ऑर्बिट E2, सही, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा E से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डेल्टा E से। तो डेल्टा E हमारे पास क्या है? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा E से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे कोई मसला इसके अंदर है भाई? सिंपल सा पॉइंट है ये, तो कोई इतना डिफरेंस नहीं था, है भाई। जल्दी से बता दे, अगर कोई मसला है भी तो बता दे भाई, सही है, फौरन। ओके भाई, क्लियर हो गया, बेहतरीन हो गया। सुनैना फरीद, ठीक है, सही है, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। ओके, अब ये है हमारे पास, माइट बी हमारे लास्ट पॉइंट है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो इसके लिमिटेशन पढ़ के
फिर हम एक छोटा सा शायद क्विज कर लेंगे और फिर टास्क देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बस दिमाग को क्लियर कर ले कि टॉपिक जो है वो मुकम्मल होने वाला है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि स्टेशनरी स्टेट वर प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब बेसिकली ये जो आपके पास ये जो पॉस्टुलेट इन्होंने दिया हुआ है, ये एक मैथमेटिकल पॉस्टुलेट है, सही। ये क्या है हमारे पास, अभी सब कुछ सारी चीज समझाऊंगा मैं, सही। ये हमारे पास क्या है, एक मैथमेटिकल पॉस्टुलेट है। अब इसको आपने समझना है, सही। देखें, क्या आपने अब तक फिजिक्स में मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, किसी को पता है भाई मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम, है भाई? एनीवन किसी को पता है कि मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम? कोई बच्चा है जो बता सके भाई? है? अच्छा, लगता है किसी को नहीं पता है भाई। अच्छा बोलिए, वेट करें, अभी पढ़ के बताएंगे, हैं? अच्छा तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर पता है तो सही है, वरना फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड यूज हो रहा है ना, वो यूज हो रहा है भाई एंगुलर मोमेंटम का, सही है। एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से, और इसका फॉर्मूला होता है mv/r, सही, जिसमें m का मतलब होता है मास, m का मतलब क्या होता है बेटा, मास, और v का मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है, और r का मतलब होता है रेडियस, सही, यानी कि जिस कर्व पाथ के ऊपर हम रिवॉल्व कर रहे हैं उस कर्व पाथ का रेडियस। तो भाई यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, सही है, एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू mv/r। m का मतलब होता है मास, v का मतलब होता है वेलोसिटी, और r का मतलब क्या होता है बेटा, रेडियस। अच्छा, अब यहाँ पे भी डेफिनेशन भी हो गई है भाई, आयान जो है वो जल्दी से देख के ले आया भाई। मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज मास इन मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको भी बोल सकते हैं भाई, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, सही, यानी कि जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है, जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है, सही, तो उस वक्त उस बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन स्टोर रहता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन स्टोर इन अ बॉडी, सही, तो उस बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन स्टोर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे भाई, मोमेंटम कहेंगे। अब मोमेंटम हमारे पास दो तरह के होते हैं, सही, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम, सही। अब इसको आप बेसिकली फिजिक्स के अंदर समझोगे, लेकिन अभी जितना मुझे टॉपिक के अंदर जो है वो आपकी जो क्लियर करने के लिए समझाना है उतना मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे भाई फॉर सपोज अगर कोई बॉडी जो है कोई ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, जैसे कि फॉर सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही, और ये ऑब्जेक्ट इस एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है, सही। तो इसके अंदर जो हमारे पास मोमेंटम होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, तो अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो इसके अंदर क्या होगा, एक अमाउंट ऑफ मोशन स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन स्टोर होगा, इसको हम कहेंगे इसका लीनियर मोमेंटम, सही, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जो कि आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी जो है वो ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, हाँ ये अब करेंगे, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर ये कोई बॉडी ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जब वो मूव कर रही होगी तो उस बॉडी के अंदर एक अमाउंट ऑफ मोशन स्टोर हो जाएगा, सही। तो वो जो अमाउंट ऑफ मोशन उस बॉडी के अंदर स्टोर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम कहलाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv, सही। इसको आप फिजिक्स में पूरा जो है वो क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ोगे पूरा ना, सही, डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम। लेकिन अब हमें ये पता है कि भाई हम यहाँ पे जिसके मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई न्यूक्लियस तो मूव नहीं करता, यहाँ पे जो चीज मूव करती है वो है इलेक्ट्रॉन्स, सही। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल सीधे रिवॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, सही, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है, सही, ये कर्व पाथ पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, सही। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे पास क्या करते हैं, कर्व पाथ के ऊपर रिवॉल्व करते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो लीनियर मोमेंटम तो लाजमी सी बात है नहीं हो सकता है, क्योंकि लीनियर तो एक डायरेक्शन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, कर्व पाथ के ऊपर रोटेट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि इसके अंदर लीनियर मोमेंटम के बजाय क्या आ जाता है,
एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको नीचे बताया, L इज इक्वल टू mvr। ठीक है, तो यहां पे भाई लीनियर मोमेंटम, पहले तो मोमेंटम आप समझ लें, मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो उस वक्त उस बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन स्टोर हो जाता है वो उसका मोमेंटम कहलाता है। तो अगर कोई बॉडी ट्रांजिशनल मोशंस परफॉर्म कर रही है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा सा एक मोशन परफॉर्म कर रही है सही, तो उस वक्त जो उसके अंदर मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। लीनियर नाम से ही वाज़ेह है, लीनियर, एक लाइन में, सही, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, P इज इक्वल टू mv, P से हम लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारी सारी कहानी है वो लीनियर मोमेंटम के लिए नहीं है बल्कि एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो अगर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, जस्ट लाइक दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको क्या मोशन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, लीनियर या एंगुलर, तो ये हमारे पास एंगुलर मोशन परफॉर्म, यानी कि सर्कुलर मोशंस क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वक्त इस मोशन के दौरान इन इलेक्ट्रॉन्स में जो मोशन स्टोर हो जाएगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, L से, और इसका फॉर्मूला होता है mvr, जिसको मैंने बताया यहाँ पे कि m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी और r का मतलब रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या नाम है, नील बॉहर है, इसने हमें ये कहा कि भाई जो हमारे पास क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा होता है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि mvr, mvr का मतलब क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो इसका एंगुलर मोमेंटम है यानी कि mvr, ये बराबर होगा, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr ये बराबर होगा किसके, h अपॉन 2 पाई। अब ये है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसमें h का मतलब क्या होता है, h का मतलब होता है प्लंक्स कांस्टेंट। मैक्स प्लंक एक साइंसदान का नाम था, सही है, तो उनके नाम पे ये प्लंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो h है ये क्या है, हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड, ये कांस्टेंट वैल्यू है। बाकी 2 तो नंबर ही कांस्टेंट ही होता है और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 3.142, सही। तो यहाँ पे हमारे पास h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इसने ये कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके अंदर मौजूद जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा हमारे पास n, और n के हवाले से आप पढ़ चुके हो कि n जो है वो हमारे पास क्वांटम नंबर होता है जो कि शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो n जो है वो हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस शेल के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। So it is the mathematical relation that is given by Neil Bohr से, जो कि एंगुलर मोमेंटम के हवाले से था, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि mvr वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। और किसके मल्टीपल के बराबर होगा, सही, n के। n क्या होता है हमारे पास, n 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि भाई हमारे पास शेल कौन सा है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे शेल नंबर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर फर्स्ट शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर सेकंड शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। अगर थर्ड शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर भी मौजूद है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बाकी h की वैल्यू हमें पता है, 2 तो नंबर ही है, और पाई की वैल्यू होती है 3.142। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो हमें उसका पता चल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहा है उस वक्त उसके अंदर जितना एंगुलर मोमेंटम मौजूद है वो हम इस रिलेशन के जरिए मालूम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था एक कुछ मैथमेटिकली क्या नाम है, मैथमेटिकल पोस्टुलेट है, सही है, क्या नाम है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से। तो अब जिन बच्चों को इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से पूछ लें, सही है, ताकि फिर हम जो है वो आगे पढ़े, सही है, टास्क की तरफ जल्दी से, शाबाश।
जल्दी से इन सब चीज़ों को देख लें और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। अच्छा, मुझे असलम परवेज बोल रहे समझ में आ चुका है और सुनैना फरीद के भी समझ में आ गया है, ठीक है। और भी बच्चे मुझे जल्दी से बता दो। शाबाश, हो गया। आशिर के भी समझ में आ गया, वेरी गुड, हो गया, ज़बरदस्त। सही है। तो ये पॉस्टुलेट जो है वो कंपैरेटिव टू क्या नाम है प्रीवियस पॉस्टुलेट, ये थोड़ा सा अलग है। ये क्योंकि मैथमेटिकल पॉस्टुलेट है इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करके समझाया है पूरा, ठीक है। तो वही सारे बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड, हो गया, बेहतरीन, हो गया, ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया है भाई, सही, सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला इस पॉस्टुलेट से हमने लिया है, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो बेहतरीन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये मुकम्मल हो गया है, क्या बोलते हैं, हमारे पास इसके पॉस्टुलेट्स जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी भाई, लिमिटेशन की। सही है, लेक्चर एंड हो रहा है, बस लिमिटेशन करके बस लेक्चर इंशाल्लाह एंड करते हैं, फिर टास्क देख लेंगे और डी ब्रॉगली फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही जाएगा फिर वो। सही है। तो अब जल्दी से लिमिटेशन इसकी पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको, नील बॉहर है। सही, नील बॉहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई, बॉहर्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट। सही, यानी कि अब क्या था कि भाई जिस तरीके से हमने रदरफोर्ड पढ़ा, तो रदरफोर्ड के भी कुछ डिफेक्ट्स थे। सही, डिफेक्ट्स थे यानी कि खराबियां थी, जिसको सही किया था नील बॉहर ने। अब नील बॉहर ने जो हमें क्या नाम है मॉडल दिया था, सही, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे, सही, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। यानी कि नील बॉहर का जो मॉडल है वो एक लिमिटेड था, कुछ चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन नहीं हुई। सही, अब उस जो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हुई उनमें से पहली चीज़ थी हमारे पास ज़ीमैन इफेक्ट। अब देखिए ज़ीमैन इफेक्ट जो है, अब ज़ीमैन इफेक्ट हो गया और दूसरा होता है हमारे पास स्टार्क इफेक्ट। ये दो इफेक्ट्स हैं, सही, जो कि उसके जरिए क्या बोलते हैं नील बॉहर के पॉस्टुलेट जो मॉडल है उसके अंदर जो है वो डिस्क्राइब नहीं थे। सही है, एक था ज़ीमैन और एक था स्टार्क। अब ज़ीमैन और स्टार्क होता क्या है, इसको आप समझ लें कि भाई जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, सही, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नाम है रेडिएशंस को इमिट आउट करता है, तो समझ ले फॉर सपोज ये वो रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रॉन की तरफ से आ रही है। तो होता क्या है कि इस रेडिएशन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, सही, किसके अंदर रखें भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, सही है। तो जैसे यहाँ पे हम जो है वो मैग्नेट का पॉजिटिव पोल रख दिया, यहाँ पे मैग्नेट का नेगेटिव पोल रख दिया, तो यहां से आने वाली जो रेडिएशन है जो कि एटम से निकलती है, किसके जरिए, इलेक्ट्रॉन के जरिए, जो कि हमने अभी पूरा पढ़ा है, रेडिएशन जो निकलती है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में आके क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। सही, यानी कि जो रेडिएशन हमारे पास एटम से इमिट आउट हो रही होती है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जाए, सही है, तो वो क्या हो जाएंगी, यहां पे स्प्लिट हो जाएंगी। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। सही है, जो कि क्या नाम है नील बॉहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर डिस्क्राइब नहीं हो सका, ठीक है। अच्छा, दूसरा था स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट दोनों सेम है। सही, ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों सेम है, यानी कि दोनों में एक रेडिएशन को एक फील्ड के अंदर लाया जाता है। अब ज़ीमैन जो है, ज़ीमैन के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, जबकि स्टार्क इफेक्ट के अंदर हम मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। तो यहां पे हमारे पास जो फील्ड होती है वो कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हमारे पास क्या होगा कि एनोड और कैथोड जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सही, तो बिल्कुल मैग्नेट्स की तरह ही यहाँ पे होगा कि जब रेडिएशन को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। अब ये जो स्प्लिट होगी, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होने को हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है भाई। तो ये दो इफेक्ट्स थे जो कि नील बॉहर के पॉस्टुलेट के अंदर जो है वो डिस्क्राइब नहीं हो सके, ये इनकी लिमिटेशन थी। सही है, फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, सही, इट डेविएट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके कोर्स के अंदर तो शामिल नहीं है, सही, लेकिन जो डी ब्रॉगली जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है
उसके अंदर आपको हाइजेनबर्ग की कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी, सुनने को मिलेंगी। सही। अब यहाँ पे अगर हम इस पोस्टुलेट को देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई इट डेविएट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि इसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था उसको आगे बढ़ाया। सही है, यानी कि उसके अंदर और क्लूज प्रोवाइड किए ताकि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो है वो समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम डी ब्रॉगली के अंदर समझेंगे तो उस वक्त मैं आपको ये बात रिपीट भी कर दूंगा कि किस तरीके से आगे बढ़ाया था। ठीक है भाई। और फिर इसके बाद लास्टली आखिरी पोस्टुलेट ये है कि इट एक्सप्लेन द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक H पॉजिटिव Li+2 और Be+2। मोनो का मतलब मैंने आपको बताया, मोनो का मतलब होता है वन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है चार्ज। सही है, स्पीशी यानी कि कोई भी चीज। ठीक है, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी यानी कि एक चार्ज वाले। सही, तो जो हमारे पास नील बोहर एटॉमिक मॉडल है इसका जो ज्यादातर फोकस था वो उन क्या नाम है उसके ऊपर था, उन स्पीशीज के ऊपर था जिसपे मोनो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, यानी कि एक चार्ज होता है। सही। अब अगर किसी के ऊपर एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो उसके लिए भाई नील बोहर की एटॉमिक मॉडल जो है वो कोई क्लू प्रोवाइड नहीं करती, तो ये भी उसकी एक क्या थी, लिमिटेशन थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 4 इसकी लिमिटेशंस हैं। इसमें से अगर कोई भी लिमिटेशन अगर आपको रिपीट करवानी है तो जल्दी से बोल दें ताकि फिर हम जो है वो अब टास्क देख लें। बस हमारा लेक्चर हो गया खत्म। स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से, शाबाश। ओके भाई, तो आप जल्दी से हम टास्क देख लेते हैं। अब ये सारे टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो कि इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद हमारा वेडनेसडे को जो रेगुलर क्लास होती है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ओके भाई, टास्क है भाई, बोहर एटॉमिक मॉडल कर लिया हमने। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इसको आपने पढ़ना है। डी ब्रॉगली हमने इस बार नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ दें आप, और इसके अलावा अपने MCQs की जो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज जो हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल है उसको आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हो गया है। तो सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया? सही है। एनीवन किसको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो नेक्स्ट क्लास में हमसे डिस्कस करें। ठीक है, और सब चीज़ें समझ में आ गई हैं आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं है भाई? है भाई? ओके ओके ओके। हाँ, आज का लेक्चर माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। सही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सही है, इंटरेस्टिंग लेक्चर। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अब जो है वो आपसे वेडनेसडे को मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।